जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं जीएस अंजुम और आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल पीपल इन पॉलिटिक्स। आज हम एक बहुत दिलचस्प मौजू पे बात करने जा रहे हैं और आई होप आप सब लोग इसको एंजॉय भी करेंगे और इतनी इन्फॉर्मेटिव है कि आप सब लोग हैरान रह जाएंगे कि ये सब कैसे और क्या हुआ। इस स्टोरी के मैक्सिमम पहलू तो आप सबको उजागर हैं, आप लोग बेहतर जानते हैं। इस सिलसिले में बहुत सारी रिपोर्ट्स आपके सामने हैं, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ इसके बारे में आ चुका है और एक पूरी ज़िंदगी उनकी लोगों के सामने है, लेकिन कुछ पहलू पोशीदा थे लोगों की नज़रों से और मैंने चाहा कि उनको भी थोड़ा सा हाईलाइट करके आप लोगों के सामने रखा जाए और इस दिलचस्प मौजू को लोगों के सामने लाया जाए ताकि आप लोगों को जो एक पोशीदा गोशे हैं एक ऐसी शख्सियत की ज़िंदगी के, वो आपके सामने हों। तो आज जनाब जिस मौजू पे हम एक जो स्टोरी इस वक्त मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक बहुत दिलचस्प और बहुत तहलका ख़ेज़ बात, आप सब लोग सुन के हैरान होंगे। ये 2-3 दिन से हमारे मीडिया की ज़ीनत भी बनी हुई है ये स्टोरी, लेकिन कुछ कुछ हिस्से इसके सामने आए हैं और बहुत बाकी चीज़ें जो हैं वो पोशीदा हैं और बहुत सारी चीज़ें छुपा दी जाती हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि एक शख्स, एक बच्चा, एक पाकिस्तान का, उसके वालिद साहब एक माशाल्लाह अच्छे ओहदे पे थे जब वो पैदा हुआ। इब्तदाई तालीम पाकिस्तान में, फिर उसके बाद उसको बैरून मुल्क भिजवा दिया गया। वहाँ पे उसने ग्रेजुएशन की, एक दुनिया की एक नामवर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता रहा। वहाँ से उसको क्रिकेट खेलने का शौक़ हुआ, क्रिकेट में आया, ठीक ठाक नाम बनाया, फ़ास्ट बॉलर बना, पूरी दुनिया में मशहूर हुआ और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन बन गया। कैप्टन बनने के बाद तगोदो शुरू हुई और एक बड़ी अच्छी टीम अल्लाह पाक ने उसको दी और सब ने मिलकर मेहनत की और इस तरह 1992 का जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ था वो जीत कर पाकिस्तान के लिए लाए। पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ और साथ ही उस पूरी टीम का नाम रोशन हुआ जिन्होंने ये काम किया था। इस तरह से वो शख्स इन द लाइट ऑफ फेम आ गया, पूरी दुनिया में की नज़रों में आ गया। और आपको पता है कि दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ प्लेयर्स हैं, मुख्तलिफ़ लोग बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ़ एजेंसियाँ हैं जो काम करती हैं और अपने मफादात के लिए दुनिया के लोगों को इस्तेमाल करती हैं। ऐसी ही एक एजेंसी यूके के अंदर भी पाई जाती है जो कि यहूदी बेस्ड ग्रुप है सारे का सारा। उस मिलियनर्स लोग थे उस ज़माने में, अब तो बिलियनर्स हैं, मतलब अरबपति लोग हो गए हैं और खरबपति कबीला है वो सारे का सारा, वो लोग हैं, मतलब उसको 18-20 लोग हैं, हेड्स हैं जो फैमिलीज़ के, ग्रुप्स के। उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ था और उनमें सबसे बड़ा जो उनका हेड था ना, जो सबसे बड़ा अमीर तरीन आदमी था, वो उस कंपनी को हेड कर रहा था, उस ग्रुप को हेड कर रहा था। उसकी, उन यहूदियों की एक चाल ये थी कि हम किसी तरह से पाकिस्तान जो एक अटामिक कंट्री है इसको हम मगलूब करें और इसको अपने हाथ में लेके आएँ और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले वहाँ पे चलें। तो आपको पता है कि यहूदी हमसे 50-100 साल पहले की प्लानिंग करता है और उस प्लानिंग को करते करते लाते लाते वो एक एरिया तक पहुँचाते हैं और फिर अपने मकासद हासिल करते हैं। हमारी हालत ये है कि जब तक हमारे सर पे कोई चीज़ पड़ ना जाए हम उस चीज़ को स्टार्ट ही नहीं करते, उसको समझते नहीं हैं, उसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। जब सर पे पड़ेगी तो देखा जाएगा, ये हमारा तरीका होता है। तो यहूदी जो है वो बहुत दूर की प्लानिंग करता है। उन्होंने प्लानिंग की कि किस तरह से पाकिस्तान को हमने ज़ेर करना है और यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लाने हैं। इस पर उन्होंने एक बंदे का इंतखाब करना था पाकिस्तान में कि जो उनके लिए काम करे और उनकी जी में हाँ मिला के उनके मकासद जो हैं उनको पूरा करे। तो उसके लिए उनकी नज़र इस लड़के पर पड़ी जिन्होंने, जो एक दुनिया में मशहूर हो चुका था और पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में उसकी एक फ़ेम हो गई। तो जवान था, नौजवान आदमी था, बन गया, नौजवान लड़का था और एक उठती हुई फ़ेम थी पूरी वर्ल्ड के अंदर उसकी। तो इस पर उस यहूदी ग्रुप की नज़र पड़ी और उन्होंने इसको अपना लिया, इसको फुल सपोर्ट किया, अपने पास बुलाया, अपनी बेटी दी और उससे रिश्ता कर दिया अपनी बेटी का। वो जो दुनिया का सबसे बड़ा यहूदी रिच आदमी था उसने अपनी अकलौती बेटी इसको रिश्ते में दे दी। इस तरह से इसको एतमाद दिया, अपनी सोसाइटी में बिठाया, इसको वहाँ पे उठना बैठना सिखाया और दुनिया के अमीर तरीन लोगों में इसको शुमार कर दिया। अब यूँ इसको आहिस्ता आहिस्ता पैसे की लत पड़ी वहाँ से। अब हुआ क्या कि ये शादी हो जाने के बाद इसने जो एजेंडा वहाँ से सीखा, जो मिला इसको, उस पर आहिस्ता आहिस्ता अमल करना शुरू कर दिया। अब ज़ाहिर है वो पैसा लगा रहे थे, उन्होंने बेटी दे दी थी इसको, उसका ससुराल था, जिस तरह से वो गाइड कर रहे थे ये थोड़ा थोड़ा उस पर अमल दरामद करके उनको दिखाने लग गया। मीनवाइल इसकी भनक पाकिस्तान में पड़ी और आपको पता है अल्लाह पाक अल्लामुल गुयूब है,
वो अपने प्यारों को भी बहुत सारा इल्म अता फ़रमाता है, और उसने दुनिया में इस चीज़ को जब ये शुरू हुई तो उसकी भनक पाकिस्तान में भी कुछ लोगों को पड़ गई। तो यहाँ पे मोहतरम हकीम सईद साहब ने इस पे कलम उठाया और डॉक्टर असरार अहमद साहब ने इस पे बात की कि इस तरह एक आने वाले दिनों में एक नया फितना जो है वो पाकिस्तान के लिए खड़ा किया जा रहा है। लेकिन अफसोस कि हमारे लोगों ने उस पर कान ना धरा और उनको एक आम आदमी समझ के उनकी रिपोर्ट को बस कागज़ों में ही रखा। वो स्टोरियाँ जो छपी थी रिसालों में और उनके तकारीर में, वो वहीं तक रह गईं। लेकिन वो फितना अपनी जगह पे पैदा हो चुका था, तो वो बढ़ता गया, आहिस्ता आहिस्ता उसको पीछे से सपोर्ट मिलती रही। वो फितना जब पाकिस्तान में आया और यहाँ पे आके उसने अपने मकासद, अगराज़ व मकासद हासिल करने के लिए काम शुरू किया, तो लोगों को फिर आंखें खुली और थोड़ा थोड़ा मज़ीद चीज़ें सामने आना शुरू हुई। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो उसकी सपोर्ट में थे वो उसके साथ मिल गए और उन्होंने उसको सपोर्ट करना शुरू किया, और दोनों दुनिया की इस जो एक बयानिया बन चुका था, एक नैरेटिव जो उसके अगेंस्ट आ रहा था, उसको नेगेट करना शुरू किया, उसकी मुखालफत में आ गए और उस बयानिए की मुखालफत की और उसको उस बंदे को सपोर्ट किया जो कि एक यहूदी एजेंडे के तौर पर पाकिस्तान में लॉन्च किया गया था। इवन कि पाकिस्तान में उसका जो घर इस्लामाबाद में बनाया गया, जो कि हमारा हेड है, सेंट्रल पॉइंट है इस्लामाबाद, पूरे मुल्क का कैपिटल है, यहाँ पे उसको घर दिलवाया गया और वो घर भी उस यहूदी औरत के पैसों से लिया गया जो उस अमीर तरीन आदमी की बेटी थी। वहाँ पे उसको रखा गया, उसको फुली सपोर्ट किया गया, उसको सियासत के दाव पेच सिखाए गए और उसको बताया गया कि पाकिस्तान की सियासत में आप आएँ और इसको इस तरह से आगे बढ़ाना है। यूँ ये स्टोरी शुरू होती है और पाकिस्तान की सियासत में वो बंदा इन हो जाता है। मीनवाइल उसने एक और काम भी किया कि उसकी वालदा की वफ़ात हो चुकी थी, तो उसने उसके बेस पे एक पाकिस्तान के अंदर एक कैंसर हॉस्पिटल बनाया। उस हॉस्पिटल बनाने के चक्कर में उसने दुनिया के अंदर सीखा कि पैसा कैसे बनाना है। मुख्तलिफ़ मशहूर फ़नकारों को उसने अपने साथ मिलाया, दुनिया के मशहूर फ़नकारों को स्टेज पे बुलाया, उनके थ्रू लोगों से पैसा मांगा और पैसा बनाना शुरू कर दिया। यहूदियों के पास उठते बैठते उसको एक शौक़ तो लग चुका था पैसे का और मुंह को लग गई थी ये बात। साथ ही साथ उसको ये गुर भी यहाँ से आना शुरू हो गया। जब उसने अपने हॉस्पिटल के लिए बाहर निकला तो लोगों से पैसा मांगा, तो उसको पता ये चला कि ये तो बहुत आसान काम है, अपनी शोहरत को कैश कराना, लोगों की शोहरत को कैश कराना, लोगों के जज्बात को उठा के कैश करना। अब उसको गरीब का नारा दिया कि जी हम गरीबों का मुफ्त इलाज करेंगे, लेकिन आज तक उस हॉस्पिटल में किसी भी एक गरीब का मुफ्त इलाज नहीं हुआ। ख़ुद मेरे हमसाए में एक बंदे को कैंसर हुई और वो वहाँ पे हॉस्पिटलाइज होने के लिए गया जब, तो उसको दरवाज़े से ही ये कहकर वापस भेज दिया गया जी कि आपकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन इस काबिल नहीं है कि हम यहाँ पे आपको सपोर्ट कर सकें। यानी एक इंजेक्शन जो आज से 20-25 साल पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जो 25,000 का उस वक्त एक इंजेक्शन था, उस बंदे को 4 के 8 इंजेक्शन लगने थे। वो बेचारा मुश्किल से किराया मांग के हॉस्पिटल तक पहुँचा था, लेकिन जब वहाँ पर गया तो उसको ये कहकर वापस बुला लिया गया और हमारी आंखों के सामने वो शख्स घर में एड़ियाँ रगड़ता हुआ फौत हो गया। ये एक स्टोरी नहीं है नाजरीन, ये पूरे मुल्क में ऐसी कई स्टोरियाँ आपको मिलेंगी। उस हॉस्पिटल को जिसको गरीबों के नाम पर बनाया गया, वहाँ आज गरीब आदमी दाखिल नहीं हो सकता। मतलब ये था कि ये जस्ट एक बहाने थे, गुरबा के नाम को, लोगों के जज्बात को सामने लाकर और लोगों की नफ्सियात को देखते हुए उस शख्स ने खेला और पैसा बनाना शुरू किया। लोगों से मॉडर्न तरीके से भीख मांगना शुरू की, दूसरे लफ्ज़ों में, और पैसा बनाया। पैसे बनाते बनाते उसको दोनों चीज़ें आ गई। सियासत में इन हो गया, माल बनाना शुरू किया, मुल्क की नामवर शख्सियात जो पैसे वाले लोग थे उनको अपने साथ मिलाया, दुनिया की नामवर शख्सियात जो पैसे वाले लोग थे, जो इस पीछे मिशन लेके बैठे हुए थे, एक पाकिस्तान के अंदर हमने किस तरह से इन होना है और पाकिस्तान को किस तरह से ज़ेर करना है, वो चूँकि इसके ऊपर नज़र करम कर चुके थे तो उन्होंने फुल पैसा लगाया इसके ऊपर, और उनके अलाइड जितने भी लोग थे उन सब ने इन पर पैसा लगाया। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो कादियानी ग्रुप है, जो कि अपनी यहाँ पे शनाख्त चाहता है, अपनी यहाँ पे मनवाई चाहता है कि हमें यहाँ पे स्टेटस मिले, अपनी जगह मिले, उन्होंने इस पे पैसा लगाया, क्योंकि इसने सबको वादा, जो इसको पैसे देता उसके साथ ये वादे करता था कि जो आप कहेंगे हम वही करेंगे। सबसे इसने पैसा बनाया और चलते चलते नाजरीन हुआ ये कि ये शख्स इतनी फुल सपोर्ट के साथ मैदान में उतरा और 2018 के इलेक्शन से पहले इन्होंने लाहौर में एक तकरीर की और उस तकरीर के अंदर इसने पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट करने की बात की और एक चंगेज़ ख़ान के हमले का जो इराक़ बगदाद के ऊपर हुआ था उसका हवाला देते हुए ये कहा कि अगर उस वक्त की आर्मी को पैसा दिया जाता तो वो चंगेज़ ख़ान को रोक सकती थी। मतलब कहने का ये था कि इस तरह से इसने लालच दिया
और आर्मी को सपोर्ट करने की बात की, तो आर्मी की नज़रों में भी ये शख्स आ गया। और पाकिस्तान आर्मी आपको पता है कि इस वक्त आल इन आल है पाकिस्तान के अंदर, तो उन्होंने भी इस पर नज़र करम की और इसको सिलेक्ट करने की बात की। अब हुआ ये कि साथ ही साथ इसने अपने मुखालिफिन का सियासी जो एक वो था, क्या कहते हैं उसको, असैसिनेशन, यानी आपकी मुखालिफिन का इसने सियासी वो जनाजा निकाला कि उनको चोर और डाकू कह कर इसकी पूरी मुहिम में इस शख्स ने लोगों का एक जहन बना दिया कि सिर्फ़ और सिर्फ यही वाहिद शख्स है जो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है और तब्दीली ला सकता है। लिहाजा उस तब्दीली के नाम पर इसको सियासत में लाया गया, ये लॉन्च हुआ और इसने पूरे मुल्क के अंदर तब्दीली का नारा लगा के लोगों को ये कहा कि ये अब तब्दीली आनी चाहिए, मुझे मौका दिया जाए, मैं आप लोगों का मुल्क बना के दिखाऊंगा, बाकी सब चोर हैं, डाकू हैं, झूठे हैं, वो इस मुल्क को लूट रहे हैं। आर्मी ने सपोर्ट किया, इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने सपोर्ट किया, भीख मांगने का मॉडर्न तरीका इसको आ ही चुका था, पैसा बना चुका था, तो इस तरह से इन सारी चीज़ों को मिला के ये मुल्क का वज़ीर आज़म बन गया। इलेक्शन हुए, इसको फुल सपोर्ट किया गया, हर तरह से मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया गया। जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान के अमीर तरीन आदमी जिन्होंने जहाज़ भर भर के इसको सपोर्ट किया, अलीम ख़ान साहब जो मुल्क का अरबपति आदमी हैं और कई एक सोसाइटीज़ का मालिक है, उसने इसको इतना सपोर्ट किया कि इसके घर का किचन तक भी ये लोग चलाते थे। जहाँ ये रहता है इसको इतना नहीं पता होता था कि मेरे घर के अखराजात कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया इसको पाल रही थी और ये लोकल लोग भी इसको पाल रहे थे। मलिक रियाज जैसे लोगों ने इसको सपोर्ट किया और इसको हुकूमत दे दी। जब ये इक़्तिदार में आया तो फिर इसकी भीख मांगने का अंदाज़ और खुल के सामने आया और तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा कर्ज़ा इस शख्स ने लिया। सबसे ज़्यादा कर्ज़ा IMF से 3.5 साल के अंदर इस भिखारी वज़ीर आज़म ने लिया और पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि मैं क्या शख्सियत हूँ। अमेरिका के अंदर एक पाकिस्तानी डॉक्टर है, उसने इस शख्स का एनालिसिस किया और बताया कि चैलेंज किया दुनिया को कि मैं ये बताता हूँ कि ये शख्स नफसियाती मरीज़ है। उसने वीडियोस भी बनाई, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं, फेसबुक के ऊपर मौजूद हैं कि ये नफसियाती मरीज़ है और लोगों को भी नफसियाती तरीक़ों से डील करके, उनके साथ बात करके उनको लूटता है और मॉडर्न भिखारी है, इसको पैसे बनाने के अलावा दुनिया में और कुछ नहीं आता। इसी चीज़ को आज साबित कर दिया है नाज़रीन, दुनिया के एक मारूफ़ इदारे फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ने। फाइनेंशियल टाइम्स लंदन से छपने वाला अखबार एक मुकम्मल एक इदारा है, उन्होंने एक हाल ही में एक रिपोर्ट दी है कि इसका एक फ्रंट मैन आरिफ नकवी के नाम से लंदन के अंदर एक कंपनी बनाता है और वहाँ से क्रिकेट के मैच करवा के लोगों को और बिलियनर लोगों को वहाँ बुलाता है और उनसे फ़ंड इकट्ठा करता है वेलफेयर के नाम पर, और वो इसको फ़ंड ट्रांसफ़र होते हैं और इसकी तहरीक में शामिल हो जाते हैं। इसकी सियासी जमात ने पूरी दुनिया से पैसा लिया और उस पैसे को जब पाकिस्तान में इस्तेमाल किया गया तो यहाँ के इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लेते हुए उस पर एक केस बनाया। लोगों ने केस बनाया, इलेक्शन कमीशन के अंदर केस गया और नाजरीन 8 साल हो गए आज तक उस केस का फ़ैसला नहीं होने दिया गया, क्योंकि 3.5 साल तो ये ख़ुद हुकूमत में रहा, तब भी फ़ैसला नहीं हो सका। उससे पहले, उसके बाद भी फ़ैसला नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इसके साथ दुनिया की एजेंसी सपोर्ट कर रही हैं, जो कि एक पोशीदा हाथ हैं जो पीछे लगे हुए हैं और इस मॉडर्न भिखारी को सपोर्ट करते हुए वो दोबारा इक़्तिदार में लाना चाहते हैं और जो उनके मकासद अभी कुछ बाकी थे उनको वो पाया तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं। CPAC तो आपको याद ही होगा, CPAC इस शख्स ने 3.5 साल के अंदर जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी बनने जा रहा था, जिसको पाकिस्तान आर्मी ने सपोर्ट दी हुई थी, पूरे सियासतदान जिसकी सपोर्ट में थे, इस शख्स ने दुनिया से पैसा लेकर CPAC को रोल बैक कर दिया और एक ईंट नहीं लगने दी उसकी अपने दौरे हुकूमत में। पाकिस्तान के अंदर तब्दीली के नाम पर लोगों को वो बेवकूफ़ बनाया कि 3.5 साल जब इसकी हुकूमत के आखिरी दिन थे तो लोग हाथ जोड़ रहे थे कि खुदा के लिए हमें ये तब्दीली नहीं चाहिए। आज भी वो वीडियोज़ उठा के देख लें आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर, लोग घरों से मजबूर होकर निकल के तौबा ताइब होते थे, अल्लाह से माफ़ी मांगते थे कि मौला हमसे गलती हो गई, हमें ये तब्दीली नहीं चाहिए, हमें चेंज चाहिए, हमें इस शख्स को हटाया जाए हमारे ऊपर से। एनी हाउ एट द एंड बात ये आती है व्यूअर्स के, एक पैसे मांगने वाला भिखारी शख्स चलते चलते दुनिया को और पाकिस्तानियों को नफसाती तौर पर वरगला कर, इस्लामी टच देकर और तब्दीली के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर और सियासी मुखालिफिन को उनकी करैक्टर असैसिनेशन करते हुए दौरे इक़्तिदार तक पहुँचा।
वज़ीर-ए-आज़म बना और वज़ीर-ए-आज़म बन के भी पाकिस्तान को दुनिया में सबसे ज़्यादा भीख मांगने वाला शख्स कहलाया, पैसा इकट्ठा किया और अब फिर एक नए तरीके से वो पाकिस्तान के अंदर आने के लिए अपनी वज़ीर-ए-आज़म शिप दोबारा लेने के लिए पर तोल रहा है। मोहतरम नाज़रीन, फाइनेंशियल टाइम्स ने ये रिपोर्ट दी है और उसके सारे पस पर्दा हक़ाइक़ इस वक्त मीडिया के ऊपर हैं, आप लोग देख सकते हैं। और इतने ज़्यादा जितने भी इसके फ्रंट मैन थे, जितने इसके मंजूर नज़र, जिन्होंने इसको सपोर्ट किया दुनिया में, उसने उनको बुलाकर अपनी हुकूमत में उनको आला ओहदों पे फाइज़ किया हुआ था। अभी भी वो इसके फ्रंट मैन है और पस पर्दा इसको पैसा इकट्ठा करके दे रहे हैं और दुनिया की खुफिया एजेंसियाँ इस पर नज़र रखे हुए हैं और इसको सपोर्ट करके इसको दोबारा से आगे लाना चाहते हैं ताकि अपने मकासद वो हासिल कर सकें, क्योंकि इसकी मंजिल सिर्फ़ और सिर्फ पैसा और उनकी मंजिल पाकिस्तान की तबाही, और वो किसी न किसी सूरत में उस तक पहुँचेंगे। हमारे एटॉमिक जो एसेट्स हैं, स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं हमारे, उन तक पहुँचेंगे, उनकी तबाही के लिए बात होगी। और इस शख्स ने इक़्तिदार में से हटने के बाद पहली बात यह की कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने जा रहे हैं। ये जंग न्यूज़ के ऊपर शह सुर्खी लगी हुई और आज भी वो रिकॉर्ड का हिस्सा है कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने जा रहे हैं, जो इससे पहले किसी बंदे ने आज तक ज़बान पे नहीं लाई थी ये बात। क्यों? क्योंकि इसको उन चीज़ों का पता है, इसको पीछे सारी प्लानिंग का पता है जो वो यहूदी करके बैठे हुए हैं और वो जो एजेंसीज़ करके बैठी हुई हैं कि पाकिस्तान को हमने किस तरह से ट्रीट करना है। तो नाज़रीन, उस मॉडर्न भिखारी जो कि पैसे मांगते मांगते और दुनिया को बेवकूफ़ बनाते बनाते और दुनिया के हाथों खिलौना बनते बनते पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बना, वो भिखारी वज़ीर-ए-आज़म कोई और नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ इमरान ख़ान है। आप मेरी ये सारी गुफ्तगू के समझ गए होंगे। आपके लिए खुदारा उठें, समझें इस बात को और पस पर्दा हक़ाइक़ को तलाश करें जो इस शख्स को सपोर्ट करने के लिए हैं, और इसकी 3.5 साल की रजीम उठा के देखें कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा IMF से कर्ज़ा लिया तो वो कहाँ गया, पाकिस्तान के अंदर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है। चंद एक चीज़ें, इंसाफ सेहत कार्ड और एहसास प्रोग्राम और इस तरह की 2-3 चीज़ों के ज़रिए आवाम को अपने साथ मिला के बाकी सारे का सारा पैसा पिंकी और गोगी के नाम से कहाँ जाता रहा। और दूसरे फ्रंट मैन आरिफ नकवी जैसे कितने लोग हैं जो इसके साथ बैठे हुए हैं जो कि सामने नहीं हैं। ये शहबाज गिल साहब इंपोर्टेड अमेरिका से आए हुए हैं, इनकी बेगम अभी तक अमेरिका में है, ये ख़ुद यहाँ पे इनकी अमेरिका में जॉब चल रही है और दुनिया को कहते हैं कि हम अमेरिका की ग़ुलामी नहीं करेंगे। ये सिर्फ़ एक नैरेटिव है, सियासी धोखा है जो लोगों को देते हैं, जबकि ये असल के सब परवरदा हैं अमेरिका के। और अभी तो वो मोहसिन बेग साहब ने एक बहुत बड़ी बात की है, उन्होंने कहा जी E7 के अंदर इमरान ख़ान जो वहाँ पे 7 साल तक रहता रहा, उस घर का किराया 7 के 8 साल तक अमेरिकन एम्बेसी पे करती रही है। मुझे बताइए अमेरिकन एम्बेसी ने इसको क्यों पाला, इसका घर का किराया क्यों देती रही, इसका किचन क्यों चलाती रही? क्योंकि पसे पर्दा उन्होंने इससे काम लेना था और वो काम अमेरिका और उसकी सारी एजेंसियों ने और इसराइल और यहूदियों की एजेंसियों ने इससे लेना था, इसलिए उन्होंने फुल सपोर्ट किया इसको और आज भी कर रहे हैं। जब इक़्तिदार में आया तो इसका घर जहांगीर तरीन चलाता रहा, अलीम ख़ान चलाता रहा। आज भी वो पैसा जिन्होंने इकट्ठा किया पिंकी और गोगी के नाम पर, और तोशा खाना रेफरेंसेस आपके सामने पड़े हुए हैं, आप उठा के देखें कि जहाँ जहाँ इनको मौका मिला इन्होंने पैसा बनाया, माल बनाया, मुल्क को लूटा और इस वक्त दोबारा एक मुनज़्ज़म जमात के तौर पर सामने आके दोबारा इक़्तिदार के लिए पर तोल रहे हैं। नाज़रीन, खुदारा जागें, उठें। मेरी आपसे ये दरख्वास्त नहीं है कि आप किसी सियासी जमात को सपोर्ट करें या एक अच्छा है तो दूसरा बुरा है, नहीं, सारे एक दूसरे से बढ़ के हैं। कोई चोर है, कोई डाकू है, कोई मॉडर्न भिखारी है, कोई किसी अंदाज से लूट रहा है, कोई किसी अंदाज से लूट रहा है। लुट मैं और आप रहे हैं, हमारा मुल्क लुट रहा है, पाकिस्तान का आम आदमी लुट रहा है, पाकिस्तान का टैक्स पेयर लुट रहा है, जो टैक्स देता है लेकिन गरीब फिर भी लुटता है, पूरे पाकिस्तान के अंदर जलील होता है। आज हम एक माचिस की डिबिया भी लेने जाते हैं तो उस पर टैक्स पे करते हैं, जो कि इन रिटर्न पाकिस्तान के ख़जानों में जाता है और ये लोग ऊपर बैठ के हड़प कर लेते हैं। खुदा के लिए उठें, पहचानें इन लोगों को और अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करने वाले लोगों को सामने लाएं। उस शख्स को सामने लाएं जो अल्लाह और रसूल की इत्तिबा में ज़िंदगी गुजारने वाला हो, सच्चा पक्का मुसलमान हो, पाकिस्तान से प्यार करने वाला हो, पाकिस्तान के से मोहब्बत करने वाला हो, इस्लाम का दावेदार और उसके मोहब्बत करने वाला शख्स हो, सिर्फ नारों में नहीं, ज़बानी इस्लामी टच दे के नहीं, जिसकी ज़िंदगी में भी इस्लाम का अमल दखल हो। अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करने वाले शख्स को सपोर्ट करें, वो जहाँ कहीं भी हो, जिस हाल में भी हो, उन लोगों को इक़्तिदार में लाएं, उनको सपोर्ट करें।
क्यों? क्योंकि वो खौफ खुदा रखने वाले लोग होंगे। वो यहाँ भी हिसाब किताब देंगे आपको, और अगले जहान जाके भी रब ताला के सामने अकाउंटेबिलिटी के लिए खड़े होने के लिए तैयार होंगे। खुदा के लिए इन भेड़ियों को पहचानें, इन डाकुओं को, चोरों को, इन मॉडर्न भिखारियों को, इन लुटेरों को पहचानें जो पाकिस्तान को लूटने के लिए आते हैं। सारा पैसा यहाँ पे बनाते हैं और बाहर लेके चले जाते हैं। वहाँ जाके इनकी नस्लें अयाशी करती हैं। इनका सब कुछ किया लेना देना सब बाहर पड़ा हुआ है। तो नाजरीन, आज की ये रिपोर्ट फाइनेंशियल टाइम्स की उस रिपोर्ट की बेस पे है जो न्यूज़ की उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में भी छापी है, लंदन के अंदर, यूके के अंदर, और पूरी दुनिया की मीडिया के ऊपर इस वक्त चल भी रही है। आप मज़ीद इसको देखें, सोशल मीडिया के ऊपर सर्च करें और इनकी कारिस्तानियाँ आपके सामने आएंगी तो आप ख़ुद अश कर उठेंगे कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। असल चेहरे जो सामने हैं वो नहीं है, असल चेहरे वो हैं जो इन चेहरों के पीछे चेहरे हैं। बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है उन पे नज़र रखने की ज़रूरत है। हमारे इस मुल्क के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक इसको सलामत रखे और ऐसे हर एक लुटेरे से बचाए जो इसकी तबाही के दर पे है और इसको तबाही के दहाने पर पहुंचा चुके हैं। मैं इस बात पर दोबारा गुफ्तगू करूंगा कि पाकिस्तान इस वक्त तबाही के दहाने पे पहुंच चुका है, दिवालिया हो चुका है, सिर्फ अनाउंस नहीं किया जा रहा। श्रीलंका के बाद पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में दिवालिया हो चुका है, अनाउंस नहीं किया जा रहा, बताया नहीं जा रहा। ये एक अलग मौजू है, गुफ्तगू है, और इस पर हम फिर किसी वक्त बात करेंगे। और इसको यहाँ तक पहुँचाने में ये सब लोग मौजूद हैं जो जितने भी इक़्तिदार में आए हैं, चाहे वो किसी भी शक्ल में हों, वो सब लोग इसमें हिस्सेदार हैं। खुदा के लिए इन चीज़ों को पहचानें, अपनी असलियत को पहचानें। आप लोग मुसलमान हैं, पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान के बाहर हैं, पाकिस्तान के लिए जिएँ, पाकिस्तान के लिए सोचें, अपने इस्लाम के लिए सोचें। यही हमारी असलियत है। अपने मुल्क को सपोर्ट करें, अपने दीन और मज़हब को सपोर्ट करें और अपनी असलियत पहचानें, अच्छे लोगों को सामने लाएं और ऐसे लोगों से परहेज़ करें जो जिनको आप आज़मा चुके हैं। 3.5 साल दौर हुकूमत ये, और पिछले भी आप देख लें 68 ईयर्स की हुकूमतें आप देख लें उठा के, 70 ईयर्स तक क्या होता रहा है, कौन कौन लोग बरसर इक़्तिदार रहे हैं और उन्होंने क्या किया है। तो प्लीज़ जागें पेशतर इससे कि ये सब कुछ हाथ से निकल जाए। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी कीमती वक्त का। आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर वॉचिंग दिस पीपल एंड पॉलिटिक्स। अपना ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी।